करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर की करंट अफेयर आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी एमजेटी फैमिली वालों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके यहाँ सदा वास करें। शुरुआत करते हैं हम लोग लास्ट डे के रिवीजन से। कल का हम लोग 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया 28 अक्टूबर को। 2002 से ये मनाया जा रहा है। भारतीय सेना ने द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी करी नई दिल्ली में और पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत रहा 176वें स्थान पर, पहले पर लग्जमबर्ग रहा था। और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने देश में 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है। स्वीडन में भारत के अगले राजदूत होंगी डॉक्टर नीना मल्होत्रा और एनवायरमेंट शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध लिस्टेड होने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया मोरमुगांव बंदरगाह। कहाँ का है? गोवा का है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक 125वीं भी है और प्रधानमंत्री मुद्रा के तहत अधिकतम कर्ज देने की जो सीमा है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बन गए आर अश्विन और जर्मनी ने भारत के 90,000 कुशल कामगारों के लिए वीजा की संख्या बढ़ा करके कर दिया है प्रत्येक वर्ष के लिए। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया है रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर की बात करेंगे हम लोग, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपने तो डाउनलोड कर ही ली होगी एमजेटी ऐप से। नहीं डाउनलोड की है तो एमजेटी ऐप पर जा करके कल के दिन का फ्री क्विज लगा लीजिए, फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ही डेली, वीकली, मंथली सबका आपको मिलता है, तो आप यहां से उठा सकते हो फायदा। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्ट्रोक डे। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे दोस्तों ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी आज मनाया जा रहा है। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक कई टाइप से होते हैं। हार्ट में स्ट्रोक हुआ, ब्रेन में स्ट्रोक हुआ, तो जो अचानक से झटका लगता है, स्ट्रोक आता है, तो उसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो स्ट्रोक की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ब्रेन स्ट्रोक जो है मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और विकलांगता का तीसरा सबसे बड़ा कारण है पूरी दुनिया में। लगभग 18 लाख लोग स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं। इस बार की थीम है हैशटैग ग्रेटर देन स्ट्रोक एक्टिव चैलेंज। ये इस बार की थीम है, ध्यान रखिएगा। और स्ट्रोक डे 2004 से मनाया जाना शुरू हुआ है। ये महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं अक्टूबर महीने के। आज हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि कल रिवीजन किए थे, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए आए हों वो लोग स्क्रीनशॉट ले करके काम चला सकते हैं। आज कल फिर से रिवीजन करेंगे इसका। अगला, हाल ही में कहां पर एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इधर जब रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था, तो उधर दोस्तों सिंगापुर में चल रहा था एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन। देखिए सिंगापुर में साइंस एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा था और वही टाइमिंग है जब ब्रिक्स का हुआ, 22 से 24 अक्टूबर। यही तो ब्रिक्स का आयोजन भी किया गया था, याद होगा, रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का आयोजन किया गया। फिलहाल सिंगापुर में एशिया स्वच्छ ऊर्जा समिट हुआ और इसका सह आयोजक रहा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट एनटीयू। ठीक है, तो सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर या सीरीज, इसके साथ इरियन, ये सब मिलकर के आयोजन किए। एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक अस्थायी भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक नेताओं का एकजुट करना इसका उद्देश्य रहा। थीम थी नीति, वित्तीय और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जलवायु कार्रवाई और स्थिरता को बढ़ावा देना। ना ये इंपॉर्टेंट है और ना ही ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए केवल ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आयोजित किया गया, बस। ठीक है, थीम बहुत लंबी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और जरूरी बात, देखो टेक्स्ट बुक की ये सेल एक बार फिर से आ चुकी है और दिवाली सेल है ये 29 से 31 अक्टूबर तक के लिए, यानी आज कल परसों के लिए। 395 में टेक्स्ट बुक पास प्रो कर दिया गया है, जो कि आपको एमजेटी कूपन कोड यूज करने के बाद मिलेगा, यानी 699 वाला अब 395 में आ गया है। जिन जिन लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिया है, टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं लिया है, उसको ज्वाइन करने का मौका है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इंडिया के सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट और इस साल का मॉक टेस्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और बाकी के चैप्टर वाइज के साथ सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा सभी एग्जाम का। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट भी चेक कर लीजिएगा, उसमें भी है, वहां से जाकर आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा?
विश्व न्याय परियोजना का कानून शासन सूचकांक, ये थोड़ा लंबा सूचकांक है। इसमें टॉप पर पूछा है कौन सा देश है, तो टॉप पर है साथियों डेनमार्क। डेनमार्क यहाँ पर शीर्ष पर है। आप देखोगे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसमें लास्ट पर वेनेजुएला है। और अगेन भारत की बात करें तो भारत 79th पोजीशन पर है। कुल 142 देश हैं और इसमें भारत 79वें पर है, जबकि वेनेजुएला लास्ट में है। अच्छा, इसमें और भी कैटेगरीज में, सब कैटेगरी कह सकते हैं, उसमें भी लिस्ट जारी की गई। सब कैटेगरी में जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, करप्शन की बात की गई, नागरिक न्याय जस्टिस की बात की गई, तो सिविल जस्टिस में, तो यहाँ अलग अलग कैटेगरीज में भी भारत को देखा गया किस किस रैंक पर है। जैसे जैसे फंडामेंटल राइट्स में, इसमें भारत सामना करते हुए 99वें स्थान पर रहा। करप्शन के मामले में भारत 96वें स्थान पर रहा। और सिविल जस्टिस के मामले में भारत रहा 111वें स्थान पर। लेकिन ओवरऑल वाला ज्यादा पूछा जाएगा तो ओवरऑल में भारत 79वें स्थान पर रहा, 79th पोजीशन पर रहा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स लॉ गवर्नेंस इंडेक्स में। क्लियर? यहाँ पर जो पिछले कुछ ऐसे सूचकांक रहे हैं उनका रिवीजन करेंगे फिर से। जैसे जैसे प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 176वें पर है भारत, पिछली बार कल बात किया था हम लोगों ने इसका। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत 84वें पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें पर है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत 29वें पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत है 39वें स्थान पर। वहीं एशिया पावर इंडेक्स इस बार वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार भारत पहली बार पहुंचा है 3रे स्थान पर, रूस वगैरह को पीछे करके। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत 33वें पर है। वैश्विक मादक पेय निर्यात सूचकांक में भारत 40वें पर है। और ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत है 31वें स्थान पर। ठीक है, तो ये 3 आपको जरूर याद रखना है। अगला, अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने कितने वर्षों से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने दोस्तों 80 वर्ष से अधिक जो नागरिक हैं भारत के, उनको एक्स्ट्रा पेंशन देने की घोषणा की है। जो 80 वर्ष से अधिक के हैं उनको एक संवेदनशील बुजुर्ग के रूप में माना गया है कि भाई वो कभी भी जा सकते हैं, इसीलिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेंशन और बढ़ा दिया है। लेकिन ध्यान रहे, जो पेंशन पाते हैं उन्हीं पेंशनरों को बढ़ाया गया है ना। तो 80 आर एलिजिबल फॉर एन एडिशनल पेंशन। द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी DOPPW के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, अभी हाल ही में क्लैरिफाई किया गया है। ठीक है, तो अब इसके तहत अतिरिक्त पेंशनर को संवेदनशील भत्ता कहा जाएगा और ये संवेदनशील भत्ता इनको दिया जाएगा। तो अब इसमें आयु वर्ग के अनुसार कैटेगराइज किया गया है, उसको देख सकते हैं। जैसे 80 से 85 वर्ष के हैं तो उनको मूल पेंशन या बेसिक पेंशन का 20% एक्स्ट्रा मिलेगा संवेदनशील भत्ता। 85 से 90 वर्ष के हैं तो मूल पेंशन या संवेदनशील भत्ते का 30% मिलेगा एक्स्ट्रा। 90 से 95 वर्ष के हैं तो मूल पेंशन या संवेदनशील भत्ते का 40%। और 95 से 100 के हैं तो भत्ते का 50%। अगर 100 वर्ष और उससे अधिक पहुंच जाते हैं, मान लो बाय द वे, वैसे इंडिया में तो बहुत कम ही होता है, तो यहाँ पर इसका 100% मिलेगा। ठीक है ना, तो ये वृद्धि की गई है इस हिसाब से पेंशनर को लेकर। पेंशनर की बात आई है तो पेंशन को लेकर के अभी यूपीएस स्कीम सरकार ने लागू की थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसको लेकर के मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है। लगभग 1 मिलियन लोगों ने आप देखा है, तो आप भी जा करके देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है ये भी मैंने बताया था। फिलहाल ओपीएस जो है ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी 2004 से पहले की जो थी। इसके बाद एनपीएस लाया गया था और एनपीएस के बाद एनपीएस 2004 में लाया गया था और अब एनपीएस के बाद यूपीएस इंट्रोड्यूस किया गया है जो 2025 से लागू हो जाएगा, यानी कि अगले वाले फाइनेंशियल ईयर से लागू हो जाएगा। तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओपीएस जो थी ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या क्या है, क्या क्या इसमें चीजें बताई गई हैं, इसको लेकर पूरा डिटेल से वीडियो मैंने दो बना रखी है, आप जाकर के चैनल पर देख लीजिएगा। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ का प्रकाशन किया गया? तो रतन टाटा ए लाइफ ये पुस्तक लिखा है दोस्तों थॉमस मैथ्यू ने। थॉमस मैथ्यू केरल के रहने वाले हैं, एक फेमस ये एडिटर हैं
और इन्होंने रतन टाटा ए लाइफ का प्रकाशन किया है अभी हाल ही में। ये पुस्तक रतन टाटा जी के ऊपर बेस्ड है। अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित भारत के एक महान रत्न स्वर्गीय हो चुके हैं। रतन टाटा जी का भी निधन हुआ था। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से अवार्ड मिले हैं लास्ट में। फिलहाल इन पर यह पुस्तक लिखी गई है, रतन टाटा ए लाइफ। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने इसका प्रकाशन किया है। ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। तो यह जीवनी है उनकी। टाटा का नेतृत्व और विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए ये बुक लॉन्च की गई है। पिछले दिनों में कुछ और पुस्तकें आई थी, इनका रिवीजन करेंगे। ये पेज इंपॉर्टेंट है, कई दिनों के बाद आ रही है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जैसे खाकी में स्थित प्रज्ञ, अनिल रतूड़ी जी ने लिखा है। ये उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। श्री राम इन तमिलगम, डीके हरि और डीके हेमा ने लिखा। और नेक्सस, नेक्सस बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि इसका राइटर इंपॉर्टेंट है, युवल नोआ हरारी। युवल नोआ हरारी ने ये पुस्तक लिखी है। ये पूछा जा सकता है आपसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, इसको याद रखना। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट, कुलदीप गुप्ता ने लिखा। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, कल्पना शंकर ने लिखा। मोदीज गवर्नेंस टाइम, तरुण चुग की पुस्तक है। ये भी आपसे पूछी जा सकती है, तरुण चुग की पुस्तक पूछी जा सकती है। भीम सिंह भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक लिखे हैं, ठीक है। और ये भी पूछी जा सकती है क्योंकि यहाँ थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। अगला, हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ चौधरी का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से एक्सटेंड किया गया है और ये अब 31 दिसंबर कह लो, 31 दिसंबर 2027 तक रहेंगे। यानी कि 2025, 2026, 2027 तक पूरा रहेंगे। तो ये 3 साल का इनका कार्यकाल जो है ये बढ़ा दिया गया है। तो इसके लिए आरबीआई की मंजूरी भी मिल गई है क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कई बार बताया है, जब भी कोई चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, अगर उसका सीईओ या एमडी अगर उसका चेंज होता है या फिर उसकी कार्यकाल बढ़ाना होता है तो आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ती है। वो मंजूरी मिलने के बाद ही बढ़ाया, घटाया या फिर चेंज किया जाता है पद। तो अमिताभ चौधरी जो हैं अगले 3 ईयर के लिए एक्सटेंशन पाए हुए हैं। ये 2019 से एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। इससे पहले ये एचडीएफसी लाइफ में काम करते थे। एक्सिस बैंक की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अमिताभ चौधरी एमडी और सीईओ। अगला, हाल ही में किसको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड ये मिला है दोस्तों अभी हाल ही में उर्मिला चौधरी को। उर्मिला चौधरी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ये नेपाल की रहने वाली हैं। नेपाल की उर्मिला चौधरी, इन्होंने जीता है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। और ये अवार्ड किसने दिया है पता है? ये अवार्ड दिया है अमेरिका के विदेश सचिव ने, जो कि हैं एंटनी ब्लिंकन, ठीक है। वहां पर विदेश सचिव कहा जाता है, जैसे अपने यहाँ जो विदेश मंत्री का पद होता है वहां पर विदेश मंत्री को विदेश सचिव कहते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं। तो अपने यहाँ वाला विदेश सचिव मत समझिएगा, ठीक है। अपने यहाँ सचिव का पद जो होता है वो मिनिस्टर के नीचे होता है, पढ़ा लिखा वाला और आईएएस लेवल का सचिव होता है। यहाँ पर विदेश मंत्री को ही विदेश सचिव कहते हैं। यह पुरस्कार 6 नागरिक समाज नेताओं को दिया गया है। तो उनमें से एक ये हैं, ये उर्मिला चौधरी उन्मूलनवादी और श्रम कार्यकर्ता है। इन्होंने फ्री कामलाई डेवलपमेंट फोरम की स्थापना की है। इनके अलावा जो 5 और हैं वो ये हैं, डेंटी सुले तायूरू घाना के, एल्विस साकजरी उत्तरी मैसेडोनिया के, मैक्सिको के तान्या डुआर्ते और बोलाविया के टोमासा यारहुई जैकोम, नीदरलैंड की जॉन लीडरटम। तो ये 5 और वो मिलाकर के टोटल 6 को सम्मानित किया गया है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से। जो रेसिज्म को लेकर के जो लड़ाई लड़ते हैं और कुछ चीजें ऐसा स्थापित करते हैं या समाज को बदलने का प्रयास करते हैं जो एंटी रेसिज्म के लिए होता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है उनके कार्यों के लिए। अगला, पश्चिमी हिमालय में खोजी गई सांप की एक प्रजाति का नाम किस हॉलीवुड एक्टर के नाम पर, अभिनेता के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है दोस्तों लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर। लियोनार्डो डिकैप्रियो नाम से शायद ना याद हो, लेकिन चेहरा देख करके आप पहचान जाओगे। बहुत ही फेमस, बहुत ही लेजेंड एक्टर रहे हैं अपने टाइम के ये हॉलीवुड के, और बहुत सारे मूवीज में आपने इनको देखा जरूर होगा। एक तो बहुत फेमस मूवी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट करके है, उसको देखिएगा जरूर।
खास करके शेयर मार्केट से जुड़े जो लोग मतलब चीजें देखना पसंद करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया मूवी है। फिलहाल पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम एंगुइकुलस डिकैप्रियो रखा गया है। अब इसमें डिकैप्रियो जो नाम लिया गया है ना, ये इन्हीं के नाम पर लिया गया है, लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर। ये पश्चिमी हिमालय में, नैनीताल में, नेपाल में, इन सब जगहों पर ये पाई जाती हैं। खास करके चितवन राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई हैं। ये सांप की नई प्रजाति है। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय चुनाव आयोग ने अभी उज्बेकिस्तान के चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी, ये गए हुए हैं अभी उज्बेकिस्तान के दौरे पर। ताशकंद में गए हुए हैं। ताशकंद गए हुए हैं, हालांकि ताशकंद बड़ा खतरनाक जगह है। भारत ने एक प्रधानमंत्री अपना खो दिया था वहां पर, लेकिन ये गए हुए हैं वहां पर और वहां पर उज्बेकी पोल बॉडी के साथ इन्होंने समझौता किया है और उनमें सहयोग करने की बात की है। देखिए, वहां के केंद्रीय चुनाव निकाय के साथ चुनावी सहयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ है। यहाँ पर आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है तो उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में ये गए हुए हैं। मतलब कि जैसे कि कई कई बार क्या होता है ना, चुनाव होता है फिर उसके बाद कुछ देश ये एलिगेशन लगाते हैं कि यहाँ का चुनाव फेयर चुनाव नहीं हुआ है, तो ऐसा ना हो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सुपरवाइजर्स आते हैं, पर्यवेक्षक आते हैं, जो ये बताते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर जो हो रहा है चुनाव इलेक्शन हो रहा है वो फेयर तरीके से हो रहा है। तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनकर के ये गए हुए हैं वहां पर। ठीक है, तो दोनों देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच लोकतंत्रों के पारस्परिक लाभ की बातचीत यहाँ पर होगी। उज्बेकिस्तान की बात करें तो ताशकंद यहाँ की राजधानी है। उज्बेक सोम यहाँ की मुद्रा होती है और शावकत मिर्जियोयेव यहाँ के करंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं। मैप में देखोगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप ऊपर की तरफ आओगे तो ऊपर यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान छोड़ते हुए ये जो देश मिलेगा ना, ये है उज्बेकिस्तान आपका। ठीक है ना, ये इतनी कंट्री जो है ये उज्बेकिस्तान है। इधर तुर्कमेनिस्तान है, इधर आपका किर्गिस्तान है, ऊपर कजाकिस्तान है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान की बात की जा रही है जहां पर शिमला समझौता हो रहा था 1966 में और भारत ने अपना प्रधानमंत्री खो दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की यहीं पर मृत्यु हुई थी, जो कि वहां पर ताशकंद समझौता करने गए थे। चलिए अगला। हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले का निधन हो गया? रोहिणी गोडबोले ये बहुत ही फेमस फिजिक्स की साइंटिस्ट थी और इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आप यहाँ पर देख पाओगे फिजिसिस्ट रोहिणी गोडबोले पास अवे और ये पद्मश्री से सम्मानित की गई थी। बहुत और भी अवार्ड मिले हुए थे, साथ ही साथ इनको भारत के चौथा सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2019 में। 2021 में ये फ्रांसीसी राष्ट्रीय पदक ऑफ मेरिट से भी सम्मानित की गई थी। ये 25 से ज्यादा वर्षों तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में काम कर रही थी, उच्च ऊर्जा भौतिकी केंद्र से जुड़ी हुई थी। तो इनका अभी हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब पिछले दिनों में ऐसे और भी जो प्रसिद्ध पर्सनालिटी रहे हैं जिनका निधन हुआ है उनका रिवीजन करेंगे। जैसे पी वेणुगोपाल जी, ये भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति थे, तो इनका भी निधन हो गया है और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रतन टाटा जी, इनका निधन हुआ। ये टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन थे। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण, असम वैभव रत्न, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, KISS मानवतावादी पुरस्कार और भी कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा गिरीश साहनी जी CSIR के पूर्व महानिदेशक थे, इनका निधन हुआ। मारिया ब्रायनसा मोरेरा दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी, इनका निधन हुआ। राकेश पाल जी, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक थे, पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ। सुजान वोस्की यूट्यूब की CEO थी, पूर्व CEO, इनका निधन हुआ। RN अग्रवाल जी अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाते थे, इनका निधन हुआ। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे, पद्म भूषण से सम्मानित थे 1984 में, इनका निधन हुआ। और तुसुंग दाओली ये वैज्ञानिक थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इनका निधन हुआ। ये पिछले दिनों में हुए प्रमुख ऑब्ituaries से क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये थे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के दिन से, टॉप 10 करंट अफेयर से। आज धनतेरस है, कल नहीं परसों आपका दिवाली है। दिवाली तक आपका दिवाली ऑफर ऑन है और इस दिवाली ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं MJT ऐप पर भी। दिवाली कूपन कोड यूज करके आप हमारे जो भी वीडियो कोर्सेज हैं, चाहे GS सफलता बैच हो, चाहे SSC का कॉम्बो बैच हो, या संकल्प बैच हो, या फिर आपका NTPC का अर्जुन बैच हो, इन सब बैचेस को में से कोई सा भी अगर आप लेना चाहते हो तो 299 में प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रहे सिर्फ दीपावली तक ये ऑफर है, इसके बाद इसके प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे।
तो आप MZT ऐप पर जाइए और इसका फायदा उठाइए वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर। साथ ही साथ ई बुक पर भी डिस्काउंट चल रहे हैं, तो अगर कोई आपको ई बुक लेनी है, चाहे स्टैटिक की, चाहे साइंस की, चाहे आपका 9 मंथ की ई बुक या मंथली ही कोई लेनी हो, तो आप जा करके ले सकते हो। उस पर भी सेम कूपन कोड दिवाली यूज करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर पाओगे। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चन को देखते हैं। कल मैंने पूछा था हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी की सबसे मशहूर खिलाड़ी रानी रामपाल के सम्मान में किस जर्सी को रिटायर किया? तो जर्सी नंबर 28 को रिटायर किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में दीपिका कुमारी ने अब तक कितने पदक जीते हैं? तो अब तक 6 मेडल ला चुकी हैं। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारत में पशुधन जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? 4, 3, 5, 1 कितने वर्षों के बाद? प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है, ये भी आप बता दीजिएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर कोशिश करिएगा आंसर करने का। और बस इतना ही रखेंगे आज की वीडियो में। मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।